हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत आपका 4 PM के मंच पर और साथ में न्यूज टाइम के मंच पर। जी हां दोस्तों, 2024 थोड़ा सा दूर है, बीच में 2023 का फासला है। 2022 अब अपने क्या कहते हैं अंतिम 3-4 महीनों में चल रहा है। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल इलेक्शन 2024 का कुछ हफ्ते पहले तक तो ऐसा लगता था कि फॉरगोन कंक्लूजन है। दरअसल सभी लोग समझकर बैठे थे, अधिकतर लोग, कि कुछ होने वाला नहीं है। पर राजनीति में कब क्या हो जाए, कब एक हफ्ते में हवा बदल जाए, पता ही नहीं लगता है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ। नीतीश बाबू आए तो नई हवा लेकर आए, नई हवा लाए तो ना जाने कितने लोगों को अपने साथ लेकर चले। जी हां, ना केवल ममता दी, ना केवल केसीआर, बल्कि साथ में उद्धव और शरद पवार, राहुल गांधी और उसके साथ अखिलेश यादव। दरअसल सभी को साथ लेकर चलने का एक नई कवायद शुरू हो गई है। कभी कभी लगता है कि ये बड़ा एक फिल्मी टाइप का एक मीटिंग्स हो रही हैं, इनका आउटकम क्या निकलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा। फिर सामने मोदी है, मोदी की जो छवि है उस टाइम महामानव की लोगों ने बनाई हुई है कि महामानव के सामने कोई टिक नहीं सकता है। और आज की डेट में देखें तो कोई इतना जल्दी कोई वास्तव में टिक नहीं सकता है कि मोदी की छवि लार्जर देन लाइफ हो गई है। और मीडिया ने कुछ उनकी छवि ऐसी बनाई है, खास तौर से गोदी मीडिया ने, कि वो इस जमाने के नए भगवान हैं, ईश्वर हैं। मोदी जी ईश्वर हैं। इवन उमा भारती ने भी कह दिया कि वो तो ईश्वर के एक विशेष दूत हैं। और नड्डा साहब ने तो पटना में कह दिया था कि ये तो देवादिदेव हैं, ये तो भगवान शंकर से भी ऊपर हो गए हैं, क्योंकि जब काशी का कॉरिडोर बना था तो मैं तो भगवान शिव को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां भगवान शिव तो मुझे मिले नहीं, लेकिन चारों कोनों में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही मुझे मिले। और सैकड़ों कैमरे जो वहां पर थे वो भगवान शिव के गुणगान नहीं कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे थे। जो वहां डमरू बज रहे थे, जो बड़े बड़े ढोल बज रहे थे, जो फूल गिर रहे थे, वो भगवान शंकर पर नहीं गिर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसाए जा रहे थे। दरअसल एक नया अध्याय भारत में माइथोलॉजी में लिखा जा रहा है, जहां पर क्या कहते हैं ना कि जो त्रिदेव है मूर्ति का, उसके साथ एक चौथा देव पैदा करने की अब नई प्रयास चल रहा है कि ये 3 देव नहीं है अब, जिसको नड्डा साहब ने कहा देवादि देव। वैसे तो देवादि देव शंकर भगवान है, पर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं एक नए देवादि देव। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आज से कुछ दशकों के बाद उनके भी मंदिर बन जाएं, मूर्तियां लग जाएं, लोग उनकी पूजा करनी शुरू कर दें। पर भगवान शिव जो देवादि देव है वो तो ठहरे बंजारे। अब वो बंजारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें लिबास से काम नहीं, मोह माया से काम नहीं, सत्ता से काम नहीं, खाने पीने से काम नहीं। वो तो योगी हैं, महायोगी हैं, जो ना सांस लेना चाहे उनको लेने की क्या कहते हैं फुर्सत है, ना खाने की फुर्सत है। वो बस अपनी भक्ति में लीन है कैलाश धाम के अंदर बैठ के। तो ये तो कोई बंजारा ही हो सकता है देवादि देव। फिलहाल तो नड्डा साहब देवादि देव नरेंद्र मोदी को बनाने में लगे हैं। खैर, आते हैं वापस विषय के ऊपर कि क्या 2024 का रण उतना आसान है? अब नहीं, अब उतना आसान नहीं है। और 3 भारत के राज्य ऐसे हैं, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, जो इस बात का फैसला करेंगे कि भाई अगला प्रधानमंत्री भारत के अंदर कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री भारत में कौन होगा। इस बात का फैसला कौन करेगा? इस बात का फैसला दरअसल 2024 में ये 3 राज्य करेंगे। यही 3 वो राज्य हैं जहां से
भारतीय जनता पार्टी को सीटों का सबसे अधिक नुकसान सहना पड़ेगा। दरअसल बंगाल में जब चुनाव पहले हुए थे, खास तौर से असेंबली के, तो बहुत सारे लोगों ने टीएमसी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी और फिर अमित शाह ने मिशन 200, मिशन 200 वहां पर लगाया था। लेकिन साहब बाद में 60-70 सीटों के भी लाले पड़ गए थे उनके, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में तो वो उभरे। हाँ, मिशन 200 बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बिहार के अंदर भी जदयू अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में कंपन सुनाई देने शुरू हो गए। लगा कि कुछ अब असली घट रहा है, अब यहां से चीजों को पार पाना आसान नहीं होगा। बल्कि वहां के एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जायसवाल, उनका तो कहना है कि अगर जेडीयू के अंदर इतनी अपना आत्मसम्मान है तो अलग जाके चुनाव लड़े लोकसभा का और त्रिकोणीय संघर्ष बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय संघर्ष पसंद आएगा। जबकि अगर आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़ते हैं, कांग्रेस भी मिलकर लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट भी मिलकर लड़ते हैं बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 40 की 40 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं, जो अभी 40 की 40 उनके पास थी एनडीए के नाम से। वही हाल महाराष्ट्र में है, जहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इकट्ठे मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसमें एक अच्छी खासी कमी आने की आशंका है। ये तीन राज्य, जी हां, ये तीन राज्य डिसाइड करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, पहला राज्य हमारा जिसे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। ये उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 23 सीटें हैं यहां पर। हालांकि पहले जब इनके साथ शिवसेना भी थी तो तब 48 में से इनके पूरे एनडीए की 42 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब ये 23 सीटें भी इनको लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और साथ में जब शिंदे की शिवसेना भी आएगी और जब वो चुनाव लड़ेगी तो शिंदे की शिवसेना न केवल इस शिवसेना के वोट काटेगी बल्कि भाजपा के वोट भी वो जरूर काटेगी। और एक तरह से वहां पर एक चांस होगा कि शिंदे की शिवसेना शायद महाराष्ट्र के अंदर और ज्यादा साइड लाइन होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 48 में से 23 सीटें लाना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सामने, एमवीए के सामने लगभग नामुमकिन है। और इसमें से 5 से 7-8 सीटों का नुकसान होना अवश्यम भावी लग रहा है। हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए, लेकिन कम तो होंगी। 23 से महाराष्ट्र के अंदर सीटें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र भी एनसीपी का, शिवसेना का और कांग्रेस का पुराना गढ़ है और इस गढ़ को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और अपनी सबसे बड़ी पीक परफॉर्मेंस के अंदर भी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 48 में से सिर्फ 23 सीटें मिली थी। अगर हम अगले राज्य में चलते हैं, बंगाल के अंदर ममता दी का राज्य, तो यहां 42 सीटें। पिछली बार पुलवामा की आंधी के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर 18 सीटें ले गई थी, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, जो आज के हालात हैं, जिस ढंग से लोग बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस आ रहे हैं, जो भगदड़ मची हुई है बंगाल की, खासतौर से बीजेपी के अंदर, 18 तो छोड़िए, अगर 8 सीट भी जीत जाएंगे, ये 8 सीट, तो समझिए इनके हाथ बोनस लग गया। जबकि मुझे नहीं लगता कि इनकी सीटें 42 में से 5 भी आ सकती हैं और ममता दी कम से कम 37, 38, 40 तक सीटें यहां पर जीत सकती है। अच्छा खासा लॉस यहां पे 10 से अधिक सीटों का भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में होगा, क्योंकि बंगाल के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी फिर से कमजोर होनी शुरू हुई है। लेकिन एक बात जान के रखिए कि ये वो स्टेट है जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर अब वोट नहीं दिए जाएंगे। पिछली बार पुलवामा के नाम पर 18 सीटें ली, लेकिन देखिए कमाल की बात है कि टीएमसी का कितना जोर है कि पुलवामा होने के बावजूद भी 42 में से सिर्फ 18 सीटें मिली हैं, जबकि पीक सिचुएशन थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसके भी लाले पड़ेंगे।
उसके बाद आते हैं मेन स्टेट बिहार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 17, जेडीयू के पास और एलजेपी के पास सारी सीटें थी, और लगभग 40 से या तो 40 या एक आधी सीट छोड़ के सारी सीटें एनडीए के पास थी दोस्तों। अब कमाल क्या होता है यहां पर कि जो सारी सीटें इनके पास थी, ऑलमोस्ट 40 की 40 सीटें थी। अब यहां पर हालात ऐसे हैं कि आरजेडी और जेडीयू जब मिलकर लड़ेंगे तो उसमें से 30 से 35 सीट बिहार के अंदर वो जीत कर जाएंगे, 30 से 35 सीट। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर आपको 10 सीटों से कम में सिमटती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आरजेडी और जेडीयू का जो इम्पैक्टेबल कॉम्बिनेशन है उसको एक साथ नहीं देखना चाहती है। यही दर्द है भारतीय जनता पार्टी का कि जब बिहार उनके हाथ से खिसक रहा है, महाराष्ट्र उनके हाथ से खिसक रहा है और साथ में बंगाल भी उनके हाथ से खिसक रहा है, तो ये लॉस बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूं कि लॉसेस कितने हैं। इस तीनों राज्यों के अंदर लोकसभा की 130 सीटें हैं, 130। जब ये स्प्लिट नहीं हुए थे, यानी कि जेडीयू अलग नहीं हुई थी, शिवसेना अलग नहीं हुई थी, तो उस समय 130 में से लगभग 100 सीटें जो थी वो एनडीए के पास, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है उनके पास थी। आप सोचिए 130 में से 100 सीटें, और जब ये जेडीयू और शिवसेना निकल जाते हैं तो इनके पास बचती हैं 58 सीटें कुल मिला के 58 सीटें। और अब इन 58 में से भी 10 सीटें बंगाल में जा सकती हैं, जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा है, 7 सीटें बिहार में जा सकती हैं, और मैं अगर जीरो गेन एंड लॉस अगर महाराष्ट्र में करता हूं तो भी 17 से 18 सीटें यहां पर माइनस होंगी, यानी कि 58 सीटों से घटकर 40-41 सीट के ऊपर ये आपका बीजेपी या एनडीए यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जहां 100 सीटें थी वहां पर इनकी सीटें घट के 40-41 पे, यानी कि जो नेट लॉस हो रहा है वो 60 सीटों का हो रहा है। अब इतना बड़ा नेट लॉस जो है किसी भी 3 राज्य के अंदर भारत में खास तौर से मोदी जी की पार्टी को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, अभी पिछला जो आज तक का सर्वे आया था जो 10 अगस्त का था, तो वहां पे बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलकर लगभग 286 सीटें आएंगी, जबकि 1 अगस्त को करीब करीब 303 सीटें आ रही थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां बदलती जा रही हैं वैसे वैसे ये सीटें कम होती जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी इन हालातों में 200 सवा 200 के अंदर सिमटने के चांस हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर ये अपना प्रभुत्व बढ़ा नहीं सकते, पीक पोजीशन है। बिहार में पीक पोजीशन से ऊपर नहीं जा सकते। महाराष्ट्र के अंदर ये एमवीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इनकी सीटें कम होंगी। हालांकि यहां पर मैंने जीरो गेन और लॉस दिखाया है, लेकिन 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र से दोबारा आनी मुश्किल है। हालांकि उन्होंने मिशन 45 बना दिया है, लेकिन मिशन 45 ने शिंदे की जो शिवसेना है उसके अंदर ऐसी हलचल मचाई है, ऐसा शोर मचाया है कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी शिंदे ग्रुप की शिवसेना को बिल्कुल नकार के उन्हें कोई भी सीट लोकसभा में नहीं देना चाहती है और अजगर की तरह उन्हें निगल जाना चाहती है। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि कैसे भी करके उनको मनाया जाए कि ये पहले की परिस्थिति थी, तुमको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। मुझे शक है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे ग्रुप को कोई बहुत ज्यादा लोकसभा में सीटें देगी, और इस बात का परिणाम आप जल्दी देखेंगे जब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और उन चुनावों में जो अभी जो सीटें हैं उनमें से कितने प्रतिशत शिंदे की शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी मिशन 150 रखा है कि 200 से कम सीटें हैं जो कि बीएमसी की है, वह 150 सीटें जो है बीजेपी जीत के जाएगी। जब 150 सीटें जीत के जा रही तो शिंदे ग्रुप के लिए क्या छोड़ा उन्होंने। दरअसल इनके मिशन सब ऐसे ही होते हैं, जैसे कि बाकी राज्यों में कई जगह मिशन बनाया है, महाराष्ट्र में मिशन 45 बनाया है। अब मिशन 45 मतलब सिर्फ 3 सीटें छूट रही हैं और 45 सीटें जीतने का मादा जो है वो खास तौर से अमित शाह दिखाने के चक्कर में है। लेकिन कभी कभी अमित शाह भी थोड़ी ज्यादा ही फेंकना शुरू कर देते हैं। आपको मिशन 200 बंगाल का याद होगा, आपको जब गुजरात के पिछले चुनाव याद हो गए कि जहां मिशन 150 था 180 सीटों में से 182 सीटों में असेंबली में, तो उनकी क्या हालत हुई थी। मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी पिछली बार, कांग्रेस के साथ नेक टू नेक रेस चल रहा था।
आप सोचिए, ये मिशन इतना बड़ा रखते हैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, अदरवाइज इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वहां पर कि ये कुछ कर पाए। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अशोक और पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के हैं, इसके साथ में बंगाल के अंदर ममता दी, और उनके साथ हो सकता है कि वो कुछ दलों को कुछ और सीटें भी दें और एक महागठबंधन के रूप में वहां चुनाव लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटों में से एक भी सीट ना देनी पड़े। और ऐसा ही गठबंधन बिहार में होगा, जहां पे तेजस्वी और नीतीश तो मिल गए हैं, और कुछ और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके ये हालात पैदा करने का प्रयास किया जाएगा कि वहां पर जो 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों में से अधिकतर सीटें, 30 से ज्यादा सीटें वो इस गठबंधन को मिले और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस वहां पे मिले। और ये जो लॉस होगा, कोलोसल लॉस है, बड़ा मैग्नीट्यूड है उसका, क्योंकि अभी बाकी राज्यों की मैंने बात नहीं की, ये 3 मुख्य राज्य मैंने जो उठाए हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये राज्य 2024 में एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की या चुनने की भूमिका में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। दोस्तों, 2024 बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट है। इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है उसका भी टेस्ट होगा। हालांकि मोदी साहब और भाजपा लगातार एक नया मुद्दा उछाल रही कि मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन, मोदी के खिलाफ कौन। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना सामने किसी को लाए, बिना किसी प्रधानमंत्री का चेहरा लाए आप चुनाव जीत सकते हैं। 1977 के अंदर भी जब इंदिरा गांधी के साथ चुनाव हुआ था वहां पर, तो कोई नेता नहीं था, और ऐसे बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पर सामने कोई नेता नहीं होता है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के चुनाव करती है, अभी हिमाचल और गुजरात के आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि वो वहां पर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, इतने लचर मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं जो उनके नाम पर चुनाव जीता जा सके। तो उसके सहारे फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव वहां पर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये परिस्थितियां हैं। अब ये उकसा रहे हैं अपोजिशन को कि आप अपना कैंडिडेट प्रपोज कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का कौन होगा। लेकिन नीतीश बाबू बहुत समझदार हैं, पुराने चावल हैं साहब, इतनी जल्दी इनके चालों में नहीं आएंगे, और इनकी पार्टी में रहे हैं। इनकी पार्टी में को अंदर से कैसे तोड़ना है और बीजेपी को अंदर से कैसे ध्वस्त करना है, नीतीश बाबू से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो अंदर की चालों से पूरी तरह से परिचित है वो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक विशेष प्रोग्राम, जहां पर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र भारत की राजनीति के नई समीकरण तय करेंगे 2024 में। इसलिए तैयार रहिएगा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिसकी आज हमें आहट महसूस हो रही है, और कुछ ऐसा होगा जहां बदलाव के जो चिन्ह हैं या उसकी जो आहट है वो आपको सुनाई देंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि 4 PM को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने देखा है, जो मैं एनालिटिक्स के अंदर जाकर मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, एज ए विजिटर आते हैं और देखकर चले जाते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो 4 PM और न्यूज टाइम को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम ही न्यूज टाइम दिनेश के वोरा है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सिर्फ आकर ऐसे मत चले जाइए। 1 सेकंड लगता है, बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आपके सहारे और प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल पाए। अपनी फीडबैक देते रहिएगा, और मैं एक बार फिर से सबके कई बार जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम आपके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ इतनी क्या कहते हैं प्रेरणा के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे दोपहर को 1 बजे इसी समय एक नए मुद्दे के साथ, नए शो के साथ। शुक्रिया आप सबका।